हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मुकेश अंबानी के घर के बाहर बारूद से भरी गाड़ी को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई, कई नए खुलासे हुए। और आप हैरान होंगे, जब जब इस केस में कोई खुलासा होता है, जब जब कोई नई बात सामने आती है, तो उसका रिश्ता मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे से जाकर मिलता है। अब क्या एक इंस्पेक्टर में, असिस्टेंट इंस्पेक्टर में इतनी हिम्मत हो सकती है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के पास डायनामाइट रखने का प्लान बनाए? क्या एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रख सकता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा? क्या उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं? और मामला इसलिए सीरियस हो गया कि ये सचिन वाजे शिवसेना में रह चुका है। लोग कहते हैं कि इसके शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं और उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के 16 साल बाद पुलिस से बाहर रह चुके सचिन वाजे को पुलिस में वापस लाया गया। वापस लाते उसे सेंसिटिव सीआईयू में अपॉइंट किया गया। और हद तो तब हो गई जब उसके बारे में कई सबूत मिलने के बाद, शक होने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने उसे डिफेंड किया। कहा, वाजे को आप ओसामा बिन लादेन बता रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, और इतने सारे इत्तेफाक एक साथ तो नहीं हो सकते। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये सचिन हिंदूराव वाजे है कौन? क्या ये वाकई में इतना पावरफुल है जितना दिखाई दे रहा है? आज सचिन हिंदूराव वाजे को लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में बात हुई। क्या इस असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की वजह से ठाकरे सरकार की इमेज खराब हुई है? इन सारे सवालों के जवाब एनआईए की जो जांच हो रही है उसके खुलासों में मिल रहे हैं। तार एक के बाद एक जुड़ रहे हैं। और आप भी हैरान होंगे कि पहली नजर में ये खुलासे बड़े नहीं लगते थे, इतने सेंसेशनल, इतने सनसनीखेज नहीं लगते थे। पर जब इन सबको जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है। सबसे पहले तो आपको आज बताता हूं कि आज इस केस में क्या नया खुलासा हुआ। मुकेश अंबानी के घर के पास पार्क की गई बारूद से भरी गाड़ी की फर्जी नंबर प्लेट जिस वर्कशॉप में तैयार की गई थी, आज एनआईए ने उसे ढूंढ निकाला। इस शॉप के मालिक से पूछताछ की। इसी शॉप में बारूद से भरी स्कॉर्पियो और उसे एस्कॉर्ट करने वाली इनोवा की फर्जी नंबर प्लेट तैयार की गई थी। हालांकि दुकानदार ने दावा तो यह किया कि यह नंबर प्लेट मनसुख हिरेन ने बनवाई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मुकेश अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो मिलने के बाद उस शॉप का सीसीटीवी फुटेज, उसका डीवीआर और तमाम रिकॉर्ड सचिन वाजे दुकान से ले गया। उस दुकान के मालिक ने जब यह बताया तो एनआईए को बड़ा सबूत मिला, चौंकाने वाली जानकारी मिली। एक और सनसनीखेज आपको बताता हूं। जो सफेद इनोवा कार जिसे मुंबई पुलिस कई दिन से ढूंढ रही थी, वो भी एनआईए को मिल गई। ये वही इनोवा है जो बारूद से भरी स्कॉर्पियो के ड्राइवर को मुकेश अंबानी के घर के बाहर से पिकअप करके ले गई। यानी पहले स्कॉर्पियो पार्क की गई, फिर ड्राइवर इस वैन में पिकअप होकर चला गया। आप हैरान होंगे, ये इनोवा मुंबई पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के गैराज में मिली, जिसे मुंबई पुलिस सारे मुंबई में ढूंढती फिर रही थी। और हैरानी की बात बताता हूं, यह इनोवा सचिन वाजे की टीम इस्तेमाल कर रही थी, यह उनके डिपार्टमेंट के पास थी। जांच हुई तो पता चला, जिस दिन मुकेश अंबानी के घर के पास बारूद से भरी गाड़ी को पार्क किया गया था, उस दिन यह इनोवा सीआईयू के दफ्तर से निकली थी। सीआईयू यानी सचिन वाजे की यूनिट। इसके बाद इसका नंबर प्लेट बदला गया था। अब सवाल यह है कि बारूद से भरी गाड़ी को क्या मुकेश अंबानी के घर के पास पार्क भी सचिन वाजे ने किया था? जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें पीपी किट पहने एक शख्स दिखाई दे रहा है
और एनआईए पूछ रही है क्या ये सचिन वाजे है। तो सबसे पहला सवाल यह है, क्या मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन स्टिक्स मुंबई के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने रखी? मैं आपको बता दूं कि अब तक एनआईए के तहकीकात में जो तथ्य सामने आए हैं, जो बातें सचिन वाजे से पूछताछ में पता लगी हैं, उन सबसे तो यही लगता है कि जिलेटिन स्टिक से भरी गाड़ी को मुकेश अंबानी के घर तक लाने और उसे पार्क करने में सचिन वाजे का अहम रोल है। इस बात का शक एनआईए को इसलिए भी है क्योंकि बारूद भरकर जिस स्कॉर्पियो को मुकेश अंबानी के घर के पास पार्क किया गया था, वो गाड़ी 4 महीने से सचिन वाजे के पास थी, वो इसको यूज कर रहा था। जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 25 फरवरी की तस्वीर है। मुकेश अंबानी के घर बाहर, उनका घर एंटेलिया नाम की ये बिल्डिंग है जिसके बाहर आपको जो गाड़ियां नजर आ रही हैं, इन दोनों गाड़ियों का रिश्ता सचिन वाजे से साबित हुआ है। स्कॉर्पियो गाड़ी मनसुख हिरेन से सचिन वाजे ने ली थी, जैसा मैंने आपको बताया, और करीब 4-5 महीने के बाद 5 फरवरी को वापस की थी। यही गाड़ी है जो 17 फरवरी को कहा गया चोरी हो गई और 25 फरवरी को यह मुकेश अंबानी के घर के पास मिली, जिसमें जिलेटिन स्टिक्स थी, बारूद था। स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी आपको दिखाई देगी, इनोवा कार है। यह वो गाड़ी है जिसकी मुंबई की पुलिस 16 दिन से तलाश कर रही थी। अब आश्चर्य की बात है कि 16 दिन से मुंबई को एक गाड़ी नहीं मिली। आज एक पुलिस अफसर से मेरी बात हो रही तो उन्होंने कहा कि अगर मुंबई पुलिस चाहे तो एक गाड़ी अगर पाताल में भी हो तो उसे भी निकाल सकती है। 16 दिन तो बहुत दिन की बात होती है। आज पता चला ये इनोवा कार मुंबई पुलिस की CIU यानी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को अलॉट की गई थी। सचिन वाजे और उनकी टीम भी इसका इस्तेमाल करते थे। घटना के बाद इस इनोवा कार को पुलिस के ही मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रिपेयरिंग के लिए दे दिया गया था। आप सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी। कार को छिपाने के मकसद से पहले से खराब किया गया और फिर से रिपेयरिंग के लिए भेज दिया गया। पुलिस इसे पूरी मुंबई में ढूंढने का नाटक करती रही या ढूंढती रही, मालूम नहीं। एनआईए ने CCTV फुटेज के आधार पर इस इनोवा की पहचान कर ली है। इस फुटेज में यह कार मुंबई के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के पीछे से निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद जब पूरी CCTV फुटेज को बारीकी से देखा गया तो साफ हो गया, इसी इनोवा गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसे स्कॉर्पियो के साथ मुकेश अंबानी के घर के करीब भेजा गया था। जिलेटिन से भरी, बारूद से भरी स्कॉर्पियो को पार करने के बाद इसी इनोवा से स्कॉर्पियो का ड्राइवर भागा था। यह फुटेज मिलने के बाद ही सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है। सचिन वाजे शुरू में इस मामले में खुद के इन्वॉल्वमेंट से इनकार करता रहा, लेकिन जब एनआईए ने उसे इनोवा कार की CCTV फुटेज दिखाई तो सचिन वाजे टूट गया। जानकारों का दावा है कि उसने मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोसिव रखने के मामले में अपने रोल को मान लिया है। आज वो दुकानदार भी कैमरे के सामने आया जिसने DVR को लेकर खुलासा किया। पता चला कि मुकेश अंबानी के घर के पास बारूद से भरी गाड़ी खड़ी करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम, सचिन वाजे की टीम 2 बार नंबर प्लेट वाली शॉप पर गई थी। पहली बार खुद सचिन वाजे भी मौजूद था और दूसरी बार उसकी टीम आई और सारे रिकॉर्ड अपने साथ ले गई। यह सबूत गायब करने की कोशिश थी। मैं आपको याद दिला दूं, इस स्कॉर्पियो में कई गाड़ियों के नंबर मिले थे, नंबर प्लेट्स मिली थी और ये नंबर प्लेट पे जो नंबर लिखे गए थे वो सारे उन गाड़ियों के नंबर थे जो मुकेश अंबानी के काफिले की गाड़ियां थी। तो कितना बड़ा प्लान था, कितनी बड़ी साजिश थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और उसी साजिश के सबूत गायब करने की कोशिश भी की गई। फर्स्ट टाइम आए थे वो, कभी आए? तो डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, 25 तारीख या 27 है, कुछ तो डेट पे आए थे। उनकी पूरी टीम आई थी, 5 लोग थे करीबन। तो DVR लेके गए और फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे बुलाया गया। सेकेंड डे या थर्ड डे पे मैं वहाँ गया था।
वापस मेरा नाम पता सब पूछा, एड्रेस पूछी, आधार कार्ड ये वो सब चेक किया, स्कूलिंग एंड ऑल सब चेक किया। उसके बाद डिटेल्स लिया, बिजनेस डिटेल्स, आधार कार्ड और शॉप का लाइसेंस एंड ऑल। 1 घंटा बैठा के वहाँ से मुझे छोड़ दिया। फिर उसके बाद हाँ दूसरी बार क्या हुआ? सेकेंड टाइम फिर वापस उनकी टीम आई थी, वो सर नहीं आए थे, फिर रिकॉर्ड्स थे, वो लोग ने चेक करने के लिए लेके गए थे। अभी तक वापस दिए वो? नहीं, सब उनके पास ही है। उनके पास से आपको ऑर्डर आता है क्या? हर शॉपकीपर से आता है ऑर्डर, हर शॉपकीपर जितनी है सब शॉपकीपर से आता है। आज के 2 बड़े खुलासे मैंने आपको बताए। दोनों खुलासों के तार सचिन वाजे तक जाकर जुड़ते हैं। जाहिर है मामला पॉलिटिकल हो गया है। बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आज बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया, कहा कि उद्धव सरकार ने मुंबई पुलिस को इस केस में खुलकर काम करने की आजादी नहीं दी, वरना पुलिस इस इनोवा कार को पहले ही खोज लेती। बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा शिवसेना के नेता सचिन वाजे को बचा रहे हैं और वाजे के स्पोक्स पर्सन की तरह बोल रहे हैं। जो इनोवा गाड़ी इस पूरे मामले में थी, वह इनोवा 16 दिनों के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार खोज नहीं पाई। हालांकि वह गाड़ी मुंबई पुलिस के वर्कशॉप में ही थी। यदि मुंबई पुलिस को खुले तौर पर काम करने की आज़ादी दी होती तो वे पुलिस इस गाड़ी को 24 घंटों के भीतर खोज पाती। पर महाराष्ट्र सरकार की मंशा वाजे को बचाना है और वही कारण है कि लगातार महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना के नेता वाजे के प्रवक्ता के रूप में पेश आ रहे हैं। यही इनोवा एनआईए के अफसरों को तुरंत मिलती है, पर महाराष्ट्र सरकार को 16 दिनों के पश्चात भी नहीं मिलती। यह बात अपने आप में दर्शाती है कि दाल में कुछ काला है। शिवसेना के नेता कुछ बड़े नेताओं को और बड़े आईपीएस अफसर को बचाना चाहते हैं। अब जो इसमें खास बात है इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में बारूद रखा गया वो सचिन वाजे 4-5 महीने तक इस्तेमाल करता रहा, उसके मालिक से उसकी दोस्ती थी। और जो इनोवा जिसमें इस स्कॉर्पियो का ड्राइवर बैठकर गायब हो गया वो मुंबई पुलिस की थी, सचिन वाजे की यूनिट की थी। सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट है। उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने आज कहा कि एंटीलिया के बाहर मुंबई पुलिस की कार मिलना काफी सीरियस बात है, इसलिए हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। इनोवा गाड़ी को लेके जो लिंक सामने आई कि इनोवा गाड़ी जो है मुंबई पुलिस से जुड़ी हुई थी, कैसे देखते हैं आप कि मुंबई पुलिस का कहीं ना कहीं ये कनेक्शन सामने आ रहा है? मुंबई पुलिस की गाड़ी इनोवा थी ऐसा सामने आया है और ये बहुत गंभीर है और सरकार ने भी इसको गंभीरता के स्वरूप से लिया है। सर, जब सचिन वाजे को रिस्टेट किया गया था, ऐसी खबरें आ रही कि एनसीपी की तरफ से इसका विरोध किया गया था, क्या ये बात सही है? देखो, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं होम मिनिस्ट्री में काम नहीं करता हूं, लेकिन जहां तक प्रोसीजर देखे तो मुझे लगता है कि वो निचले स्तर के ऊपर उसको रीइंस्टेट करने का निर्णय किया गया है। ऊपर के स्तर पे उसके बारे में कोई कागज़ जानकारी या उसके बारे में कोई फाइल आई है ऐसा मुझे नहीं लगता। अब जयंत पाटिल और कहीं भी तो क्या कहें, बारूद से भरी स्कॉर्पियो और इनोवा दोनों गाड़ियों से सचिन वाजे का लिंक तो एस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन सवाल यह क्या बारूद से भरी स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर के पास सचिन वाजे लेकर आए थे, उन्होंने पार्क की थी? तो इसमें 2 बड़ी बातें आपको बता देता हूं। पहली तो ये एनआईए ने एस्टेब्लिश कर दिया है कि जिस वक्त अंबानी के घर के पास डायनामाइट से भरी गाड़ी को पार्क किया गया उस वक्त सचिन वाजे की लोकेशन भी उसी जगह पर थी, यानी वो वहां मौजूद था। दूसरी बात यह कि एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें मुकेश अंबानी के घर के पास पीपी किट पहने हुए एक शख्स दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर उसी दिन की है जिस दिन वहां एक्सप्लोसिव रखा गया था। एनआईए को शक है पीपी किट पहने हुए, अपना चेहरा छुपाए हुए यह शख्स एपीआई सचिन वाजे हो सकता है। जानकारों का तो दावा है कि एनआईए को शक नहीं बल्कि यकीन है कि पीपी किट पहने हुए यह शख्स सचिन वाजे ही है,
क्योंकि उसकी कद काठी और चाल ढाल सचिन वाजे से काफी मिलती है। हालांकि इस बात को कंफर्म करने के लिए एनआईए सचिन वाजे को पीपी किट पहनाकर डेमो करेगी। पता तो यह भी चला कि एनआईए से पूछताछ में सचिन वाजे यह बात तो मान चुका है कि उन्होंने जिलेटिन वाली गाड़ी को पार्क करने में मदद की थी, लेकिन पीपी किट पहनने की बात से अभी तक उन्होंने इनकार किया है। मुंबई से राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। राजीव, मैं जानता हूं बहुत दिन से आप इस केस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो आज खुलासे हुए काफी बड़े हैं। सचिन वाजे के लिंक के कई सारे सबूत आपने दिए हैं, मैंने दर्शकों के साथ शेयर किए हैं। कोई नई जानकारी, एडिशनल जानकारी आपके पास है? बिल्कुल सर, इस पूरे मामले में जो पीपी किट पहने हुए जो शख्स नज़र आ रहा है वो सचिन वाजे होने की पूरी संभावना है। उसके चाल ढाल जो सीसीटीवी फुटेज है उसके चाल ढाल जो है सचिन वाजे से मैच करता है। इस बात की पुष्टि एनआईए कर रही है, लेकिन पुख्ता सबूत कोर्ट में साबित करने होते हैं, सब कोर्ट में रखने होते हैं, इसलिए उसका डेमो करना बेहद ज़रूरी है। ये बात एनआईए के अधिकारी ने इंडिया टीवी को साफ तौर पर कहा है और इसीलिए ये डेमो कराया जाएगा। जहां तक सबूत नष्ट करने की बात है, सचिन वाजे की टीम उस नंबर प्लेट बनाने वाले शख्स के पास भी गई थी, वहां से डीवीआर लेकर गए, लेकिन वो डीवीआर अभी तक एनआईए को नहीं मिला है। दूसरी चीज़ ये भी सामने आई है कि जिस इमारत में सचिन वाजे रहते हैं वहां से भी उन्होंने अपने तमाम सीसीटीवी फुटेज को वहां का डीवीआर कलेक्ट किया था और वो डीवीआर अभी तक एनआईए के हाथ नहीं लगा है, जो कि सबूत मिटाने का साफ तौर पर एक कोशिश की गई है। अब एनआईए उसको भी खंगाल रही है और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सचिन वाजे की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं वो अपराध में शामिल थे, इस बात को उन्होंने कन्फेस किया था, एनआईए ने अपनी प्रेस नोट में कहा था, और अब सबूत मिटाने का भी आरोप लग रहा है। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात के लिए, इस जानकारी के लिए। तो ये साबित तो हो रहा है धीरे धीरे कि मुकेश अंबानी के घर के पास बारूद से भरी गाड़ी पार्क करने में सचिन वाजे का पूरा रोल था। उसने इसके लिए मनसुख हिरेन की गाड़ी का इस्तेमाल किया था, पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल किया था जो उनके अपने डिपार्टमेंट की थी, और एनआईए का दावा है कि सचिन वाजे ने अपना रोल कबूल भी कर लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मनसुख हिरेन की मौत के पीछे भी सचिन वाजे का हाथ था? यह बड़ा सवाल है। हिरेन सचिन के दोस्त थे, हिरेन की गाड़ी सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मनसुख हिरेन की हत्या का केस दर्ज किया है, और जो तथ्य सामने आए हैं, जो सबूत मिले हैं, उससे लगता तो यह है कि मनसुख हिरेन को मारा गया था। इस मामले में सचिन वाजे का नाम कैसे आया? तो यह नाम मनसुख हिरेन की वाइफ ने लिया है। मनसुख हिरेन जिनके काफी अच्छे संबंध थे सचिन वाजे से, उनकी वाइफ विमला हिरेन ने जो बयान रिकॉर्ड कराया है उसमें सीधे सीधे सचिन वाजे को मनसुख की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। विमला हिरेन ने क्या कहा, जरा याद करिए उस वक्त क्या कहा था उन्होंने कहा था कि सचिन वाजे की उनके पति मनसुख हिरेन से पुरानी जान पहचान थी। मनसुख हिरेन ने नवंबर 2020 में स्कॉर्पियो कार सचिन वाजे को इस्तेमाल करने के लिए दी थी। सचिन वाजे ने 5 फरवरी 2021 को यह कहकर कार वापस कर दी कि इसका स्टीयरिंग हार्ड हो गया है। इसके बाद 17 फरवरी को गाड़ी चोरी हो गई और 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर से बाहर से मिली, और इसमें जिलेटिन थी, डायनामाइट था। विमला हिरेन ने अपने बयान में कहा है कि 3 मार्च को मनसुख हिरेन रात करीब 9 बजे दुकान बंद करके घर आए। तब उन्होंने बताया कि सचिन वाजे कह रहा है कि तुम इस केस में, यानी मुकेश अंबानी के घर जिलेटिन मिलने वाले मामले में अरेस्ट हो जाओ, और अरेस्ट होने के 2-3 दिन के अंदर वो मनसुख हिरेन को जमानत पर छुड़वा देगा। विमला जो हिरेन की वाइफ हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने मनसुख हिरेन से कह दिया अरेस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी सलाह मशवरा करके मामले को सुलझा लेंगे। विमला हिरेन ने बताया कि उस दिन पहली बार मनसुख हिरेन तनाव में दिखे, टेंशन में थे, और फिर अगले दिन यानी 4 मार्च को जब मनसुख हिरेन घर नहीं लौटे तब रात के 1:30 बजे मनसुख के भाई ने सचिन वाजे को फोन किया। इससे पता चलता है कि परिवार की पहचान थी। जब मनसुख के बारे में वाजे से पूछा
तो सचिन वाजे ने बताया कि मनसुख उसे बिना बताए किसी से मिलते नहीं, बल्कि उसने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि मुझसे बगैर पूछे वो पुलिस के किसी इंस्पेक्टर को मिलने क्यों गया। मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में विमला हिरेन ने आगे कहा है कि अगले दिन यानी 5 मार्च को मनसुख की लाश एक क्रीक से मिली और उसके मुंह में 5 से 6 रुमाल एक साथ ठूसे गए थे। विमला ने बताया कि उसके पति अच्छे स्विमर थे, वो पानी में डूबकर तो नहीं मर सकते, उन्हें तो ये मर्डर ही लगता है। तो पुलिस वालों ने जो बताया कि उन्होंने आत्महत्या की है, वो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा। और ये जो उन्होंने उनके बारे में जो ये अफवाह उन्होंने फैलाई है, बहुत गलत फैलाई है। क्यों इसकी इंक्वायरी तय तक होनी चाहिए। ये मेरा सच तक जाने का मेरा एक है कि और हमारी पूरी फैमिली पे इस पे इफेक्ट हो रहा है। वो कभी आत्महत्या कर भी नहीं सकते। बस यही चाहती हूँ कि ये जो जांच है वो तय तक जाए और ना सही का पता चला है। मनसुख हिरेन को, उनके परिवार को सचिन वाजे किस हद तक इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इसकी थोड़ी जानकारी तो विमला हिरेन के बयान से मिल जाती है। उन्होंने बताया कि सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को गिरफ्तार हो जाने को कहा था। सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को एक चिट्ठी भी लिखवाई थी और बाद में ये चिट्ठी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर और मुंबई के पुलिस कमिश्नर और ठाणे के पुलिस कमिश्नर को भिजवाई भी थी। 2 मार्च को ये चिट्ठी ड्राफ्ट की गई थी। इस चिट्ठी में मनसुख हिरेन ने लिखा था कि 1 मार्च को शाम 4 बजे उन्हें नागपाड़ा एटीएस से फोन आया। सचिन वाजे ने उन्हें क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के ऑफिस में बुलाया। बहुत लंबी पूछताछ हुई। एक ही सवाल बार बार पूछा गया। कई एजेंसियां बार बार उनसे पूछताछ कर रही हैं। वो दिमागी और तौर पर काफ़ी परेशान हो गए हैं और विक्टिम होने के बावजूद उन्हें एक एक्यूज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पुलिस वालों और जांच एजेंसियों के हाथों उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। अब सोचिए, ये चिट्ठी सचिन वाजे ने लिखवाई, अपने ही डिपार्टमेंट पर आरोप लगवाए। इसके पीछे क्या हो सकता है? एक और हैरान करने वाली बात यह कि मनसुख हिरेन ने जिस वकील से ये लेटर ड्राफ्ट करवाया, उसका नाम भी सचिन वाजे ने ही सजेस्ट किया था। सचिन वाजे गिरफ्तार हो गए। एनआईए का कहना है कि उसके पास वाजे के खिलाफ सबूत है। मनसुख के परिवार से जो हमारी जानकारी मिली है, इसके बारे में हमारे संवाददाता दिनेश से मैं पूछना चाहता हूं। दिनेश, मनसुख के परिवार से अगर आपकी जो बात होती है तो क्या कहना है? देखिए, उनका कहना है कि पूरे मामले में पहले दिन से वो सचिन वाजे पर शक कर रहे थे और शुरुआत में जब पहली बार मामला सामने और 5 दिनों तक जब सीआईयू के पास ये पूरा मामला था, उस दौरान लगातार दबाव बनाया जा रहा था मनसुख पर। और जिस दिन सचिन वाजे को इस केस से बाहर निकाल दिया, उसके बाद असली चाल जो है वो सचिन वाजे ने चली थी। फिर चाहे वो लेटर लिखाना हो और जो उन्हीं के डिपार्टमेंट जो सीनियर ऑफिसर्स उनके खिलाफ कंप्लेन कराने के लिए लेटर लिखवाया, साथ ही में प्रेशर डाल रहे थे कि वो अरेस्ट हो जाए और आश्वासन दे रहे थे कि मैं आपको बचा लूँगा। तो ये जो मनसुख काफ़ी हंसमुख मिजाज के थे, इस पूरे दौरान काफ़ी तनाव में आ गए थे, काफ़ी प्रेशर में आ गए थे। उन्हें कहीं ना कहीं परिवार को भी लग रहा था कि उन्हें अब इसमें आरोपी बनाने की कोशिश जो है सचिन वाजे द्वारा की जा रही है। और यही वजह कि जिस रात को वो निकल रहे थे, उस दौरान भी उनकी पत्नी को शक हुआ कि इतनी रात को क्यों कोई अधिकारी बुला रहा है और पुलिस स्टेशन बुलाने के बजाय बाहर अन्य जगह पर क्यों बुला रहा है। और यही वजह कि जब मुंबई पुलिस से बाद जब ये मामला एटीएस के पास गया, उस दौरान विमला ने जो है पूरे डिटेल में जानकारी दी कि किस तरह से सचिन वाजे इस पूरे मामले के पीछे हो सकते हैं। और एक और अहम चीज़ बता दो, अब चूंकि जो एंटीसिपेटरी बेल याचिका फाइल की गई थी सचिन वाजे के तरफ से थाने कोर्ट में, वहां पर एटीएस ने जो सबूत दिए वो विमला के बयान को सपोर्ट करते हैं। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इतने एविडेंस मिल गए हैं कि सचिन वाजे का कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना जरूरी है। मनसुख केस में तो एक तरफ जिलेटिन केस है, उसमें तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन मनसुख केस में भी सचिन वाजे के खिलाफ काफ़ी सबूत मिल चुके और परिवार के जो आरोप लगा रहे थे उसमें अब कहीं कुछ ना कुछ तथ्य एटीएस के भी हाथ लग गया है। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक पुलिस इंस्पेक्टर 4 महीने तक अपने दोस्त की गाड़ी रख ले और वापस लौटाने के 10-12 दिन बाद गाड़ी चोरी हो जाए, चोरी होने के 10 दिन बाद गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के पास मिले, उसमें बारूद भरा हो, उस वक्त भी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की मौजूदगी उसी जगह पर हो।
इस बारूद से भरी गाड़ी के साथ जो इनोवा गाड़ी इस्तेमाल हुई हो वो क्राइम ब्रांच की हो, जिसमें ये असिस्टेंट इंस्पेक्टर तैनात हो। गाड़ी मिलने के बाद असिस्टेंट इंस्पेक्टर गाड़ी के मालिक अपने दोस्त से कहे कि जुर्म कबूल कर लो, गिरफ्तार हो जाओ, और फिर अपने ही पहचान के वकील से मनसुख हिरेन से लेटर ड्राफ्ट करवाए, उसे चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तक भिजवाए और 2 दिन बाद मनसुख हिरेन की मौत हो जाए। क्या यह सब महज इत्तेफाक हो सकता है? मुझे नहीं लगता। सारे सबूत, सारे गवाह सचिन वाजे की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बड़ा सवाल यह है, क्या एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर इतने बड़े, इतने सेंसिटिव मामले में शामिल होने का खतरा उठा सकता है? क्यों उठाएगा? क्या इतने सारे इत्तेफाक एक साथ हो सकते हैं? एक उदाहरण देखिए। 1 मार्च को सचिन वाजे से केस वापस लिया गया था। 2 मार्च को सचिन वाजे ने अपनी बिल्डिंग के डीवीआर हटवा दिए और उसे पुलिस वाले ले गए। 3 मार्च को वाजे ने मनसुख से चिट्ठी लिखवाई और यह चिट्ठी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर को भेजी गई। 4 मार्च को मनसुख हिरेन गायब हो गया। 5 मार्च को मनसुख हिरेन की डेड बॉडी मिली। क्या यह महज इत्तेफाक है? मैंने ये सवाल मुंबई पुलिस के तमाम अफसरों से पूछे। बातचीत में पुलिस अधिकारी बताते हैं कि सचिन वाजे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जरूर था, लेकिन उसका रसूख और उसकी पहुंच ऊपर तक है, इसलिए उसके हौसले बढ़ गए थे। मुंबई पुलिस के लोग बताते हैं कि सचिन वाजे अपने साथियों से कहता था कि मैं तो सरकार का खासम खास हूं, बड़े बड़े पुलिस अफसरों से ज्यादा ताकत मेरे पास में है, मेरे शिवसेना के नेताओं से सीधे रिश्ते हैं, इसलिए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यह बात सिर्फ कहने की नहीं है, सरकार के साथ बेहतर रिश्ते और ऊपर तक सचिन वाजे की पहुंच दिखती भी थी। अब महाराष्ट्र के जितने भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस थे, सरकार ने सारे केसेस की जांच सचिन वाजे को सौंप दी थी। इसलिए पुलिस महकमे में, पुलिस के बीच तरह तरह की चर्चाएं थी। दबी जुबान से मुंबई पुलिस के अफसर यह बात करते हैं कि 16 साल के बाद एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को अचानक कोरोना काल में पुलिस की कमी का हवाला देकर, पुलिस कर्मियों की कमी का हवाला देकर बहाल कर दिया जाए। और सिर्फ बहाल नहीं करा जाए, उसे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया जाए। यह ऐसे ही नहीं हो सकता। जो लोग पुलिस के काम करने के तरीकों को जानते हैं, जो पुलिस और राजनीतिक संबंधों को जानते हैं, वो कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं है। पुलिस अफसरों को तो यहां तक कहना है कि सचिन वाजे को लगता था इस मामले की जांच भी उसे ही सौंपी जाएगी, और चूंकि वो इस मामले की जांच करेगा तो जैसी चाहेगा वैसी जांच रिपोर्ट पेश कर देगा, इसलिए उसने बेखौफ होकर स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया, अपनी ही यूनिट की गाड़ी का इस्तेमाल किया और फिर जांच के नाम पर अपने साथी पुलिस अफसरों का भी इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है, क्या सचिन वाजे वाकई में शिवसेना का आदमी है? क्या वाकई में उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है? इसका जवाब देखने के लिए सचिन वाजे की हिस्ट्री देखते हैं। सचिन वाजे को 2004 में कस्टोडियल डेथ के केस में सस्पेंड किया गया था। उसने 2008 में पुलिस से इस्तीफा दे दिया और फिर वो शिवसेना में शामिल हो गया। इसके बाद सचिन वाजे ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई, उसका नाम था लाइव आरी। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस सोशल नेटवर्किंग साइट की आड़ में जासूसी का कारोबार होता था। पुलिस महकमे के बड़े बड़े अफसरों को उस दिन बहुत हैरानी हुई जब उद्धव ठाकरे की सरकार ने सचिन वाजे के सस्पेंशन को 16 साल के बाद अचानक खत्म कर दिया। सचिन वाजे को बहाल कर दिया और सिर्फ बहाल ही नहीं किया, उसे मुंबई की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया। इसके बाद तो महाराष्ट्र के जितने भी सेंसिटिव मामले थे उन सब की जांच सचिन वाजे को दे दी गई। इसीलिए यह शख्स सबकी निगाहों में चढ़ गया। यह पुलिस इंस्पेक्टर सरकार के कितने करीब था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस केस में नाम आने पर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे को डिफेंड किया और कहा, आप उसे उसामा बिन लादेन ना बनाएं। आता एवढं सगळं झाल्यानंतर ही एक बाब, हिरेन यांचा मृत्यू
ही दखल आम्ही गांभीर्याने घेतलेली आहेच आणि कोणताही मृत्यू आता त्यांच्या कुटुंबियांनी तक्रार केलेली आहे, डेलकर यांच्या कुटुंबियांनी तक्रार केलेली आहे, तर ह्या तक्रारीची आम्ही दखल घेतलेली आहेच. परंतु जे एक चित्र निर्माण केलं जाते की जणू काही सचिन वाजे म्हणजे ओसामा बिन लादेनच आहे, अशा पद्धतीने त्याने जे काय वाटतंय ते कशासाठी. आम्ही तपास तर सुरू केला आहे, त्याच्यात जो कोणी सापडेल हे पुन्हा मी सांगतोय की जो कोणी सापडेल तो कोणी असला तरी त्याला दया माया क्षमा दाखवली जाणार नाही. पण एकूणच जरा तपास नीट होऊ तर द्या. आज मैं इस केस के सारे तार एक एक करके जोड़ रहा हूं ताकि आपके सामने ये तस्वीर पूरी तरह क्लियर हो जाए. सचिन वाजे की तरफ सबसे पहले उंगली उठाई थी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने. फडणवीस ने असेंबली में सचिन वाजे की कॉल डिटेल पढ़कर सुनाई. मनसुख हिरेन और सचिन वाजे के बीच कितनी बार बात हुई, कैसा उनका रिश्ता था, सचिन वाजे ने किस किस से बात की थी, यह सब बताया था. इसलिए अब शिवसेना के नेता देवेंद्र फडणवीस पर अटैक कर रहे हैं. आज संजय राउत ने कहा कि किसी को ज्यादा शर्लॉक होम्स बनने की जरूरत नहीं है. जांच चल रही है, जिसने गुनाह किया होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा. महाराष्ट्र में कोई किसी को नहीं बचा रहा. वो देवेंद्र फडणवीस जी सिर्फ एलओपी नहीं है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी है. उनको पता चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून का राज होता है, कानून से काम चलता है और पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल है, किसी को नहीं बचाएंगे. अगर कोई भी हो, चाहे पुलिस फोर्स में हो या बाहर, कुछ किया है अपराध तो उसकी बचाने की हिम्मत, साहस महाराष्ट्र में कोई नहीं करते और उद्धव ठाकरे कभी नहीं करेंगे. लेकिन सर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मनसुख हिरेन की मौत के मामले में इनकी भूमिका संदिग्ध है. कोई संदिग्ध नहीं है. आपने अभी ये लोग अपने आप को शेरलॉक होम्स समझते हैं, सब कुछ उनके पास ही जानकारी है और सरकार ऐसे बैठी है. ऐसा होता नहीं. सरकार, पुलिस ये सब अपने अपने काम करते रहते. एटीएस भी अपना काम कर रहा है, लेकिन एटीएस ने कार्रवाई करने से पहले एनआईए ने जांच शुरू कर दी. वो पकड़ लिया उसको. अगर अपराधी था तो हम लोग भी उसको पकड़ लेते, हमारी पुलिस पकड़ लेती. जांच तो चल रही है. अगर पुलिस पकड़ लेती, अगर एटीएस के पास जो जानकारी थी वो उसका इस्तेमाल कर लेती तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती. इसीलिए संजय राउत को जवाब देना मुश्किल हो रहा है और यह हाल शिवसेना के सारे नेताओं का है. साफ साफ जवाब कोई नहीं दे पा रहा. लेकिन सचिन वाजे के बारे में जितनी जानकारी आ रही है उससे देखकर लगता है कि वो पुलिस फोर्स में रहने के बाद भी तमाम तरह के कामों में इन्वॉल्व था. वो शिवसेना में शामिल हुआ, लीडर बना, वेबसाइट चलाकर जासूसी का काम किया, इसके बाद लेखक बना, 2 किताबें लिखी. एक किताब लिखी शीना बोरा मर्डर केस के बारे में और दूसरी किताब डेविड हेडली के बारे में. राइटर बनने के बाद सचिन वाजे व्यापारी भी बना, कारोबारी बना. उसने कई कंपनियां खोली. मुंबई से जयप्रकाश सिंह हमारे साथ हैं. जयप्रकाश, संक्षेप में अगर आप बता सकें कि सचिन वाजे ने कौन सी कंपनियां बनाई और इन कंपनियों में कौन लोग शामिल थे? देखिए रजत जी, इसमें जो जानकारी इंडिया टीवी ने बटोरी है उसके हिसाब से ठाणे में जो कोर्टयार्ड नाका है वहां पर एक ही दफ्तर में 3 कंपनियां ऑपरेट करती थी और इन तीनों कंपनियों में सचिन वाजे डायरेक्टर थे. उनका DIN नंबर था. उनके साथ शिवसेना के 5 और अलग अलग नेता जो है उनके डायरेक्टरशिप में शामिल थे. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थी, लेकिन ये एक तरीके के शेल कंपनियां भी कही जा सकती हैं क्योंकि कई कंपनियों ने बैलेंस शीट भी कंपनीज अकाउंट की दायर नहीं की थी. सचिन वाजे बहुत नामी आदमी था वहां. अगर ठाणे की हम बात करें, व्यापारी के रूप में भी उसको कई लोग जानते थे और कई अलग तरीके के सचिन वाजे के व्यापार की जानकारी मिली. लेकिन कोई कंपनी अब तक टिक नहीं पाई. कोई 2 साल टिकी, कोई 4 साल टिकी और कुछ कंपनियों में जो उनके डायरेक्टर थे, जो शिवसेना के नेता थे, उन्होंने अपना हाथ पीछे ले लिया था. लेकिन बड़े बड़े नेताओं के नाम हमें मिले हैं जो ठाणे के भी लोकल बड़े नेता हैं, मुंबई के भी बड़े नेता हैं जो सचिन वाजे की इन कंपनियों में शामिल थे. इसकी पूरी जानकारी मिली और कई लाख की कंपनियां सचिन वाजे ने अपने इस कार्यकाल में बनाई थी जब वो सर्विस में नहीं थे. जी जयप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया. नजर रखिए, जैसे ही कॉन्फर्मेशन हो जरूर बताइए, हम दर्शकों को इसकी जानकारी देंगे. फिलहाल धन्यवाद. सारे बयान और सारे सबूत देखने के बाद इसमें तो कोई शक नहीं है कि सचिन वाजे का इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और गहरा इन्वॉल्वमेंट है. वो कह सकते हैं कि ये इत्तफाक है, लेकिन इत्तफाक बहुत सारे हैं.
इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ एक ही पुलिस वाले को लेकर मुश्किल है। एक पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम कर सकता है, साजिश रच सकता है, सबूत नष्ट कर सकता है, यह बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि सचिन वाजे ने यह काम खुलेआम पूरी हिम्मत के साथ किया। और यह कॉन्फिडेंस उसे कैसे मिला, इतनी हिम्मत उसे कहां से मिली? जैसे ही यह सवाल आता है तो उद्धव ठाकरे को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सचिन वाजे को 16 साल पहले सस्पेंड किया गया था। वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि सचिन वाजे ने शिवसेना की मेंबरशिप ली थी। वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि 16 साल के बाद उनकी सरकार ने अचानक सचिन वाजे को बहाल कर दिया, और न सिर्फ बहाल किया बल्कि सारे के सारे बड़े केसेस की जांच उसके हवाले कर दी। इसलिए अब मुकेश अंबानी से जुड़े केस में जब सचिन वाजे का रोल सामने आया तो शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को और उनके साथ सरकार को सपोर्ट करने वाली एनसीपी और कांग्रेस को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इस मामले में एनसीपी और कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह देखेंगे 20 सेकंड के स्पॉन्सर मैसेज के बाद। आपने घर को प्रोटेक्ट। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके। सचिन वाजे की तरफ से, उसकी वजह से, उसके रिश्तों से जो सियासी तूफान उठा, उसके पॉलिटिकल रिजल्ट्स क्या होंगे, राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, असर क्या होगा, मुकेश अंबानी के केस में ये सारे खुलासे होने के बाद सियासी हलचल दिखाई तो दे रही है। कोई कह रहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर, उनके बारे में सवाल उठाए जा सकते हैं। कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को बदला जा सकता है। लेकिन सारे कयासों को आज एनसीपी ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा अनिल देशमुख ही होम मिनिस्टर रहेंगे, फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। और मुझे लगता है कि शरद पवार जल्दबाजी में फैसले नहीं करते, वो फिलहाल हालात को असेस कर रहे हैं। आज सुबह शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, करीब 45 मिनट की मीटिंग चली, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि मीटिंग में हुआ क्या। शाम को शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की सरकार में शामिल एनसीपी के सीनियर मंत्रियों के साथ मीटिंग की और फिर अलग से एनसीपी के कोर ग्रुप के साथ लंबी बातचीत हुई। अनिल देशमुख, अजीत पवार, जयंत पाटिल और शरद पवार की बात हुई। इसी मीटिंग में तय हुआ कि फिलहाल किसी को पद से नहीं हटाया जाएगा। सचिन वजे को बचा रही है क्योंकि वो शिवसेना के मेंबर रह चुके हैं, इस तरह का आरोप लगाया। सचिन वजे को शिवसेना या शिवसेना का कोई भी नेता बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारी क्लैरिटी पूरी है। राज्य के मुख्यमंत्री, शिवसेना के सारे नेता यही चाहते हैं कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको प्रायश्चित तो होना है। एमडीए में इसी बात को लेकर फूट भी पड़ी है, तो इस तरह का भी बात है जिसकी वजह से शरद पवार साहब को आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक करनी पड़ी। इस बात को लेकर नहीं, शरद पवार साहब ने मुख्यमंत्री जी से बातचीत जो की वो अलग अलग विषयों के बारे में थी। ये विषय था कोई नहीं, ये विषय की चर्चा नहीं हुई। वैसे मैं पूरे वक्त अंदर नहीं था तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस विषय के ऊपर कुछ चर्चा होगी। बदला जाएगा, नहीं, ऐसी कोई बातचीत हमारी हुई नहीं। गृह मंत्री को लेकर विधान भवन में ये मांग कर रही है कि कमिश्नर को बदला जाए, क्योंकि इतने बड़े छोटे अधिकारी की ये साजिश नहीं हो सकती, इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल है। कमिश्नर की इस्तीफे की मांग हो रही है, देखो की मांग हो रही है। अच्छा, मांग तो हो रही है, मुझे मालूम नहीं, आप जो बता रहे वो मैं सुन रहा हूँ। लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे उसके बारे में निर्णय हो सके, लेकिन किसी को हटाने की आज हमने बात नहीं की। एक बार फिर से आपको गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए। ऐसा है कि चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन इसमें हमारी पार्टी के अनिल देशमुख गृह मंत्री है और वो बने रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। एक बात तो बिल्कुल साफ है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर बारूद से भरी गाड़ी मिलना, फिर गाड़ी के मालिक की मौत होना, यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इस साजिश का सूत्रधार मुंबई पुलिस का असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे है। लेकिन इसके बाद अब यह सवाल है कि साजिश के पीछे सचिन वाजे का मकसद क्या हो सकता था? ऐसा करके सचिन वाजे क्या हासिल करना चाहता था? इसका कोई डेफिनेट जवाब अभी तक मिला है।
एक राय यह है कि सचिन वाजे मुंबई पुलिस का छोटा सा अफसर था, लेकिन उसके प्लान बड़े थे, इरादे खतरनाक थे। वो मुकेश अंबानी को डराना चाहता था, इसीलिए गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें रखी, उनके घर के पास गाड़ी खड़ी कर दी और उस गाड़ी में चिट्ठी लिखकर रखी गई, और चिट्ठी भी मुंबई इंडियंस के बैग में, और चिट्ठी में नीता अंबानी को भाभी कहकर एड्रेस किया गया, और यह कहा गया ये ट्रेलर है, सारी तैयारी हो चुकी है। मतलब साफ है, इरादा एक्सटॉर्शन का था, डराने का था। मैं इतना कह सकता हूं कि मुकेश अंबानी और उद्धव ठाकरे के रिश्ते अच्छे हैं, पुराने रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, इसलिए अगर ये मामला एक्सटॉर्शन का है, डराने का है, तो इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब मिलना जरूरी है कि इस साजिश में कौन कौन शामिल था। सचिन वाजे ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। उनका पक्ष यह है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन पूरी पिटीशन में अपनी सफाई में कोई तर्क नहीं दे पाए। मामला कोर्ट के सामने है, जाहिर है एनआईए का इन्वेस्टिगेशन, अदालत का फैसला, ये सब आने के बाद ही कोई फाइनल फैसला हो सकेगा। लेकिन इतना कहना जरूरी है कि मुंबई पुलिस में एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर इस हद तक प्लान कर सकता है, इतनी हिम्मत से इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी प्लान कर सकता है, ये हैरानी की बात है। अब बात करते हैं राजनीति की। बंगाल के इलेक्शन में आज ममता बनर्जी ने कैसे अपनी चोट दिखाकर बीजेपी पर चोट की, इसकी बात करेंगे ब्रेक के बाद। बात करें इससे पहले एक काम की बात आपको बता दूं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप बड़ी आसानी से अब इंडिया टीवी देख सकते हैं। इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। तरीका आसान है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और उसे डाउनलोड करें। आप बड़े आराम से बिना डिस्टर्बेंस के बिल्कुल साफ साफ सारी खबरें इंडिया टीवी पर देख सकते हैं, नॉन स्टॉप, कहीं भी कभी भी। ममता बनर्जी घायल होने के बावजूद आज दोबारा जंग के मैदान में कूद गईं। ममता ने व्हीलचेयर पर बैठकर पुरुलिया में पहली रैली की। ममता की रैली में भीड़ अच्छी खासी जुटी और ममता ने आज वही दांव आजमाया जिसका बीजेपी को डर है। ममता ने नंदीग्राम में उन्हें लगी चोट और बंगाल की बेटी पर बीजेपी का हमला बताया। अपने दर्द की बात की, लोगों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। ममता ने कहा, चोट लगने से उन्हें अभी भी दर्द है, शरीर के कई हिस्सों में दर्द है, लेकिन वो बंगाल के लोगों के दर्द को दूर करने के लिए बड़े से बड़ा दर्द सहने को तैयार है। ममता ने कहा, आज वो लोग हार गए जो सोच रहे थे पैर में चोट देकर वो मुझे कैंपेन करने से रोक देंगे। আপনারা জানেন গত 13-14 আমার মিটিং ছিল, পুরুলিয়াতেও ছিল, আমি করতে পারিনি কারণ 10 তারিখে একটি ঘটনায় আমার পায়ে চোট লাগার ফলে আমার সারা শরীরে চোট লাগে এবং হয়তো সৌভাগ্যবশত সেদিনকে বেঁচে গেছি কোনো রকমে, কিন্তু একটা তো পায়ে পুরো প্লাস্টার করা অবস্থা, আমি হাঁটাচলা করতে পারছি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইলেকশন সামনে কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পা নিয়ে, কিন্তু আমি নির্বাচনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাদের ভালো থাকতে হবে, তাদের সুস্থ থাকতে হবে, বাংলায় শান্তি রক্ষা করতে হবে। आज जिस पुरुलिया में ममता बनर्जी ने बंगाल की शांति की बात की, कल उसी जगह योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे और ममता को जवाब देंगे। लेकिन चोट पर जो सियासत हो रही है, इसको आज अमित शाह ने कैसे टैकल किया, ये मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। बीजेपी के नेताओं को इस बात का एहसास है कि ममता बनर्जी की चोट चुनाव में भारी पड़ सकती है, इसीलिए अमित शाह इस चोट का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं।
आज उन्होंने किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चोट का सवाल उठाया, यह देखने को मिला। मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। बंगाल के अंदर हम आशा करते थे कि कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल से राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर ये तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने वाला शासन निकला, राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए हैं। यहां पर भी हमारे 2 कार्यकर्ताओं को मार दिया है। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई है। अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हीलचेयर में घूमती हैं, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है? बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी अच्छी हो जाएं, मगर अच्छा होता कि 130 लोगों के लिए भी आपके दिल में थोड़ा दर्द होता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं की सारी उम्मीदें लगी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जब बंगाल में 18 मार्च से नरेंद्र मोदी का धुआंधार कैंपेन होगा, उन्हें लगता है ममता बनर्जी को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।